29 दिसंबर 2006 की ठंडी सुबह थी। नोएडा के निठारी इलाके में एक घर के पीछे बने नाले से ऐसी चीज बाहर निकली जिसने देखने वालों की सांस रोक दी। पहले लोगों ने सोचा कि शायद कोई पुराना कचरा होगा, कोई टूटी फूटी चीज होगी, लेकिन जैसे जैसे मिट्टी हटती गई वैसे वैसे एक ऐसा डर सामने आता गया जिसने पूरे मोहल्ले की नींद छीन ली। उस नाले और घर के पीछे से इंसानी अवशेष मिलने लगे और फिर एक एक करके देश को समझ आया कि ये कोई साधारण गुमशुदगी का मामला नहीं था। ये कहानी थी 19 बच्चों और युवतियों की, जिनकी गुमशुदगी ने सालों तक किसी का ध्यान ठीक से नहीं खींचा और फिर एक झटके में भारत के सबसे भयावह मामलों में बदल गई। लेकिन कहानी की सबसे चौंकाने वाली बात यह नहीं थी कि वहां हड्डियां मिली। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इतने समय तक इतने बच्चे और लड़कियां गायब होते रहे और फिर भी उनकी तलाश ने सिस्टम को समय पर झकझोर नहीं दिया। बाद में अदालतों और रिपोर्टों में यह साफ हुआ कि शुरुआती जांच बेहद गड़बड़ थी, सबूतों का संभालना ढीला था और पुलिस तंत्र की कई बड़ी गलतियां इस केस की पूरी दिशा बदलती रहीं। यही वजह है कि निठारी केस सिर्फ एक हत्या श्रृंखला नहीं बना, बल्कि भारत की जांच व्यवस्था पर भी एक भारी सवाल बन गया। उस घर का नाम था D5, सेक्टर 31, निठारी, नोएडा। बाहर से यह किसी सामान्य बड़े घर जैसा लगता था, लेकिन इसके भीतर और इसके पीछे जो परतें थीं, उन्होंने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। उस घर से जुड़े दो नाम सबसे ज्यादा सामने आए। घर के मालिक मोनिंदर सिंह पंधेर और उनका घरेलू सहायक सुरेंद्र कोली। अलग अलग समय पर दोनों पर आरोप लगे, गिरफ्तारियां हुईं, मुकदमे चले और सालों तक जनता के मन में यही तस्वीर बनी रही कि इसी घर से एक भयावह सच्चाई निकल कर आई है। 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन मामलों में दोनों को बरी कर दिया और 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने भी उस बरी किए जाने को बरकरार रखा। ये कानूनी मोड़ अपने आप में इतना बड़ा था कि इस केस की कहानी एक बार फिर पूरे देश में चर्चा का केंद्र बन गई। पर उस दिन जब पहली बार जमीन खोदी गई, किसी को अदालतों की भाषा नहीं, बस उस नाले की बदबू, मिट्टी में दबा डर और गायब बच्चों के परिवारों की चीखें सुनाई दे रही थीं। निठारी में रहने वाले कई परिवार लंबे समय से अपने बच्चों को तलाश रहे थे। कुछ माता पिता पुलिस थाने के चक्कर काट चुके थे, कुछ अपनी शिकायतों की फाइलों पर धूल जमते देख चुके थे। फिर एक ऐसे पिता की बेचैनी ने मामला खुलवाया जिसकी बेटी कई महीनों से लापता थी। उस खोज ने लोगों को घर के पीछे तक पहुंचाया और वहीं से वो भयानक अध्याय खुलना शुरू हुआ जिसे आज लोग निठारी हत्याकांड के नाम से जानते हैं। बाद की रिपोर्टों के अनुसार सुरेंद्र कोली ने कथित तौर पर स्वीकारोक्ति दी थी और उसी के बाद पुलिस ने खोजबीन तेज की। इसी दौरान और अवशेष मिले और धीरे धीरे मामला लाशों, हड्डियों और अधूरी पहचानों की भयावह सूची बन गया। लेकिन इस कहानी में डर सिर्फ अपराध का नहीं था, डर इस बात का भी था कि अपराध के इतने करीब रहते हुए भी एक पूरा मोहल्ला खुद को असहाय महसूस कर रहा था। बच्चों के परिजन बताते रहे कि वे महीनों से शिकायत कर रहे थे। 2006 के अंत में जांच आगे बढ़ी तो कई पुलिसकर्मी निलंबित भी किए गए, क्योंकि ये सवाल उठने लगा था कि इतने लोगों के लापता होने के बाद भी कार्रवाई इतनी देर से क्यों हुई। लोकल प्रशासन पर गुस्सा इतना बढ़ा कि भीड़ और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति बन गई। कुछ ही दिनों में यह मामला सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं रहा, बल्कि पूरे समाज के भरोसे का संकट बन गया। ये वही मोड़ था जहां जनता ने पहली बार महसूस किया कि कुछ घरों के दरवाजे बाहर से बंद नहीं थे, बल्कि अंदर व्यवस्था की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। फिर जांच CBI को सौंपी गई। इसी के बाद केस ने राष्ट्रीय हेडलाइन का रूप ले लिया। CBI की जांच में और मामले दर्ज हुए और कानूनी लड़ाई कई सालों तक चलती रही। 2009 में विशेष अदालत ने कुछ मामलों में मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन बाद में अलग अलग अपीलों, सबूतों की विश्वसनीयता और प्रक्रिया में हुई गलतियों पर लगातार बहस चलती रही। 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मामलों में सुरेंद्र कोली और 2 मामलों में मोनिंदर सिंह पंधेर को बरी कर दिया, यह कहते हुए कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर पाया।
2025 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बड़ी किए जाने को बरकरार रखा। यानी जिस कहानी को जनता ने वर्षों तक पक्का अपराध मानकर देखा, वो अदालत में सबूतों, प्रक्रिया और जांच की गुणवत्ता के कठोर परीक्षण से गुजरी। अब जरा उस माहौल को याद कीजिए जब पहली बार लोगों ने अपने बच्चों की तस्वीरें लेकर निठारी की गलियों में खड़ा होना शुरू किया था। हर चेहरा आशंका से भरा था। हर मां की आंख में ये उम्मीद थी कि शायद उसका बच्चा लौट आए। हर पिता के हाथ में एक फोटो थी, जैसे वो फोटो नहीं, अपने टूटे हुए जीवन का अंतिम सबूत पकड़ रहा हो। उस समय देश के कई घरों में टीवी चल रहे थे। अखबारों के पहले पन्ने पर यही खबर थी और हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या इतने दिनों तक ये सब किसी की नजर से कैसे बच गया? यही वो सवाल था जिसने निठारी को सिर्फ एक लोकेशन नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय घाव बना दिया। और फिर कहानी के भीतर एक और कहानी खुली, कानून, मीडिया, अफवाह और जन आक्रोश की कहानी। शुरुआती दौर में तरह तरह की बातें फैली। लोग दरवाजों के पीछे डरने लगे, नालों को घूरने लगे और हर अनदेखी चीज के पीछे एक नया शक देखने लगे। लेकिन जैसे जैसे अदालतों में वर्षों तक बहस चली, एक और सच्चाई भी उभरती गई। सिर्फ जनता का गुस्सा किसी को अपराधी साबित नहीं कर सकता। निठारी केस में यही सबसे मुश्किल संतुलन था। एक तरफ भयावह सामाजिक त्रासदी, दूसरी तरफ न्याय की वो बारीक कसौटी जिसे पार किए बिना किसी को सजा नहीं दी जा सकती। इसी टकराव ने इस केस को भारत के आपराधिक न्याय इतिहास में सबसे विवादित मामलों में से एक बना दिया। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो निठारी सिर्फ हत्याओं की जगह नहीं दिखता, वो एक ऐसी जगह दिखती है जहां डर ने बहुत पहले दस्तक दे दी थी, लेकिन सुनवाई बहुत देर से हुई। एक ऐसा घर जहां से निकली सच्चाई ने कई माँ बाप की जिंदगी तोड़ दी और कई साल बाद अदालतों ने यह भी बताया कि जांच की गलती कितनी भारी पड़ सकती है। इस केस की कानूनी यात्रा 2025 तक पहुंचते पहुंचते एक ऐसे मुकाम पर पहुंची जहां सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को कायम रखा। लेकिन पीड़ित परिवारों के लिए सवाल शायद आज भी वही है। अगर सच इतना भयावह था तो उसे न्याय इतना मुश्किल क्यों मिला? यहीं से अगले हिस्से की शुरुआत होती है, क्योंकि असली कहानी अब सामने आने वाली है। वो पहला सुराग क्या था, पुलिस ने शुरुआत में क्या क्या चूक की और कैसे एक गुमशुदा बेटी की तलाश ने पूरे देश को हाउस ऑफ हॉरर्स के सामने ला खड़ा किया। जब पुलिस ने उस नाले का ढक्कन हटाया, किसी को यह अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में एक छोटे से इलाके की मिट्टी देश के सबसे डरावने सच को उगल देगी। पहले 8 कंकाल मिले, फिर और अवशेष निकले और फिर हर नई खुदाई के साथ ये शक पक्का होता गया कि ये कोई एक हत्या नहीं, बल्कि कई मासूम जिंदगियों का अंत था। 29 दिसंबर 2006 को निठारी नोएडा के एक घर के पीछे से जो मिला, उसने पूरे देश को दहला दिया। पुलिस ने उसी दिन मकान मालिक मुनिंदर सिंह पंधेर और उसके घरेलू सहायक सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार कर लिया। धीरे धीरे ये साफ होने लगा कि जिन बच्चों और युवतियों के परिवार महीनों से दर दर भटक रहे थे, उनकी तलाश अब उसी घर की दीवारों और नालियों के पीछे खत्म हो रही थी। लेकिन इस कहानी की असली क्रूरता सिर्फ मौत में नहीं थी, वो इंतजार में थी। जिन घरों से बच्चे निकले थे, वहां सुबह की चाय ठंडी पड़ चुकी थी, लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा थी। माता पिता थाने गए, अफसरों के सामने गिड़गिड़ाए, पोस्टरों पर तस्वीरें चिपकाईं, और फिर भी हर दिन एक नई गुमशुदगी पुराने दर्द को और गहरा करती चली गई। बाद में सामने आए रिकॉर्ड बताते हैं कि दिसंबर 2006 में मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आगे की जांच शुरू की और अगले ही दिन ड्रेनेज से और कंकाल मिले। राजनीतिक दबाव बढ़ा तो 2 पुलिसकर्मी भी निलंबित किए गए। फिर जनवरी 2007 में सीबीआई ने केस अपने हाथ में ले लिया और 11 जनवरी को
पहली सीबीआई टीम निठारी पहुंची, जहां घर के पास और हड्डियां मिली। यही वो मोड़ था जहां एक लोकल गुमशुदगी केस राष्ट्रीय त्रासदी बन गया। उस दौर में लोगों को सबसे ज्यादा झटका इस बात से लगा कि इतने सारे बच्चे और लड़कियां एक ही इलाके से कैसे गायब होते चले गए और किसी को समय रहते रोकने का मौका क्यों नहीं मिला। बाद में मीडिया और अदालतों में यही सवाल बार बार उठा कि निठारी के परिवारों की पुकार कहीं सुनी ही नहीं गई थी या सुनकर भी अनसुनी कर दी गई थी। 2006 के आखिर में सामने आई शुरुआती खोज के बाद केस में सीबीआई ने 13 मामले सुरेंद्र कोली के खिलाफ और 6 मामले मोनिंदर सिंह पंधेर के खिलाफ दर्ज किए। ये भी दर्ज हुआ कि ये शव और शरीर के हिस्से पंधेर के घर के पीछे के हिस्से और नालियों से मिले थे। इस मामले ने शुरुआत से ही एक ऐसा माहौल बनाया जिसमें डर, अविश्वास और गुस्सा एक साथ सांस ले रहे थे।